हेलो एवरीवन, आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटोर। वेलकम यू ऑल ऑन अवर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ईजली। और आज जैसे कि आपको पता है, ईजली में आपका जो बैच है उदय 2.0 उसकी क्लासेस यहां पे चलती हुई, जिसमें हम आज जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और आज हम कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं या उसके कौन से मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ने वाले हैं, वो आज की क्लास में आप देखेंगे। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो है डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, उसके फीचर्स एंड मेरिट्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास की जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं बच्चों डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों होती है, क्या होती है, मैं यहां पे एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूं। कोऑपरेटिव society is a forms of business organization which is established or which is formed voluntary for a mutual benefit। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म होती है किसी भी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। और ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, यानी कोई भी मेंबर हमारा बन सकता है और कोई भी छोड़ के जा सकता है। जहां पे आपके कॉमन इंटरेस्ट को मीट आउट करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। लेकिन हर चीज के कुछ फायदे नुकसान होते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो व्हाट आर देयर डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर पहली डीमेरिट्स की बात करूं तो वो है बच्चों लिमिटेड कैपिटल। एज वी नो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। ऑल्दो मिनिमम मेंबर कितने होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। बट जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी उसके मेंबर बनते हैं, उसकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू कंपनी। क्योंकि यहां पे क्या करते हैं, सारे मेंबर अपना अपना पैसा लगा रहे हैं, बट सम टाइम इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू ऑपरेट दिस फंक्शन। अपने फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए कुछ पैसे की कमी रह जाती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है बस वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से ही जितना भी हो सकता है वो उस पैसे को अरेंज कर देते हैं। लेकिन समहाउ अगर हमें ज्यादा मनी की जरूरत है तो बच्चों वो मिल पाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए यहां पे कैपिटल क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड डीमेरिट्स की तो बच्चों वो है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इन द सेंस बिकॉज इन कोऑपरेटिव सोसाइटी is run by all the members of the cooperative society। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रन करती है, उसके जो मेंबर होते हैं वही उसकी फंक्शनिंग करते हैं, यानी वही उसको चलाते हैं। मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर ही हैं, मान लो मिनिमम हम ले लेते हैं 10 मेंबर्स ही हैं। अब ये 10 मेंबर्स क्या करेंगे, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करेंगे। लेकिन एज वी नो, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए आपको स्पेशलाइज्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनल एटीट्यूड की जरूरत होती है। तो ऑल्दो वो एटीट्यूड और वो एक्सपर्टाइज इन 10 मेंबर्स में या उससे ज्यादा हो ना हो, ऐसा मुश्किल हो जाता है सम टाइम। क्योंकि हो सकता है भैया जो पर्सन है वो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से नहीं आते हो, या फिर वो इतने नॉलेजेबल ना हो, इतने एक्सपर्ट ना हो, तो वहां पे क्या होता है, उनका जो मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट रह जाता है एज कंपेयर टू कंपनी। क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि एक्सपर्ट प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो वो एक्सपर्ट्स को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बच्चों क्या होता है, यहां पे भैया जो मेंबर हैं वही चला रहे हैं, उन्हें वेदर ही नो द थिंग्स और नॉट, जानते हो ना जानते हो, बस हर चीज में हाथ घुसा दिया और उसको करने लग गए। तो ये क्या बन जाती है, डीमेरिट्स बन जाती है, और इसको हम बोलते हैं इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट के जो डिसीजन मेकिंग होती है, फिर जब इस टाइप के लोग चलाएंगे किसी संस्था को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो भैया वहां पे डिसीजन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मैनेजमेंट यहां पे हो जाता है इनएफिशिएंट। इसके बाद अगर हम बात करें लैक ऑफ सीक्रेसी की, और सबसे ज्यादा सीक्रेसी कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है, मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बताया था, लेकिन अब मैं फिर से बता देता हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच मेंटेन हाईएस्ट लेवल ऑफ सीक्रेसी। लेकिन अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
सीक्रेट यहां पे चीजें रहती हैं या नहीं रहती हैं? तो बच्चों यहां पे सीक्रेसी क्या होती है? लैक मींस कम होती है। अब कम क्यों होती है? क्योंकि ऑल द डिसीजन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्कस इन अ मीटिंग, यानी सारे डिसीजन भैया मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं। अब मीटिंग में सारे मेंबर बैठे हुए हैं, मान लीजिए 10 ही मेंबर हैं, तो ये 10 के 10 बैठे हुए, तो जब सारे मेंबर के बाद सामने कोई चीज डिस्कस करी जाएगी या कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो नथिंग इज सीक्रेट इन दिस केस, तो कुछ भी सीक्रेट नहीं रह जाता बच्चों। तो उससे हो जाती है लैक ऑफ सीक्रेसी और ये बन जाती है आपकी वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ और लिमिटेशन या डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद है एक्सिस गवर्नमेंट कंट्रोल। एज वी नो इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट गिव्स सम ऑफ द कंसेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि हमने मेरिट्स और फीचर्स में पढ़ रखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है, कंसेशन देती है। अब जब ये सारी चीजें दे रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल भी करती है बच्चों, कंट्रोल भी करती है। कंट्रोल इन द सेंस जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट है उसको मीट आउट करें ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस तरीके से क्या हो गया? यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, यानी गवर्नमेंट एक्सेसिवली इन्वॉल्व हो जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में और समहाउ उसको क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, उसके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि भैया कुछ दे रहे हैं तो फिर वो कुछ लेना भी चाहते हैं और यही दुनिया में होता भी, आपको पता है। कुछ देता है इंसान तो वो एक्सपेक्ट करता है मुझे भी कुछ मिले, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऑल्दो क्या करना चाहिए? हमेशा काम करना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट भी इन रिटर्न कुछ मांगती है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इसके बाद है बच्चों कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, क्योंकि आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सेटअप टू मीट आउट द म्यूचुअल बेनिफिट, यानी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाई जाती है ये म्यूचुअल बेनिफिट। अब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जब बनाई जा रही है तो सबके इंटरेस्ट क्या होते हैं? यहाँ पे कॉमन होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द इंडिविजुअल्स और द मेंबर कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग उनके रीजन होते हैं। तो हो सकता है कि हर किसी का ओपिनियन सेम ना हो, हर किसी का डिसीजन सेम ना हो, तो वहां पे इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। यानी समहाउ ऑल्दो सारे इंटरेस्ट यहाँ पे सारे जो डिसीजन मेकिंग है ज्वाइंट कमेटी लेती है, जो कि यहाँ के मेंबर जो होते हैं 1 वोट देते के सेलेक्ट करते हैं मैनेजिंग कमेटी को। अब वो मैनेजिंग कमेटी को वोट तो दे दिया, लेकिन समहाउ हो सकता है उसकी ओपिनियन अलग हो, तो वहां पे क्या होता है? इंटरेस्ट वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, यानी मेंबर के इंटरेस्ट यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज आर दी वेरियस डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई एम श्योर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज, यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो है बच्चों टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी अब हम क्लास में पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए शुरू करते हैं। और दीज आर द वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अवेलेबल हैं हमारे इंडिया में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, द फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, द सेकंड वन इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड वन इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, फिफ्थ वन इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एंड लास्टली cooperative business society। तो these are the various forms of business society और cooperative society। तो चलिए अब इसको हम वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अगर मैं सबसे पहली सोसाइटी की बात करूं जिसका नाम है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो व्हाट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जो इसका यहां पे फर्स्ट वर्ड दे रखा है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी,
सोसाइटी। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है ज्यादातर सोसाइटी के या फर्स्ट या लास्ट में जो वर्ड है उन्हीं पर्पस के लिए ये स्टैब्लिश की गई है। जैसे कि यहां लिखा है कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो ये फार्मिंग कौन, जो फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट क्या होता है, लोन्स, तो लोन देने के लिए बनाई गई है। तो नाम से में ही बच्चों इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग छुपा हुआ है, बस आपको नाम से याद रखना है। तो चलिए अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एस्टैब्लिश for the benefit of the member of the cooperative society as a customer और as a consumer, यानी कंज्यूमर के तौर पे जो मेंबर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के उनके बेनिफिट के लिए इसको बनाया जाता है। अब कंज्यूमर के तौर पे कैसे बेनिफिट होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो बच्चों उसके लिए आपको पता है, क्योंकि जब हम गुड्स को बाय करते हैं तो इसको पहुंचने के लिए अल्टीमेट कंज्यूमर तक आने के लिए बच्चों क्या होता है, बहुत सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या मैं कहूं मिडिलमैन से गुजरना पड़ता है, यानी मिडिलमैन से गुजरना पड़ता है। अब वो मिडिलमैन कौन से हो सकते हैं, वो मिडिलमैन बच्चों आपके कौन से होते हैं, होलसेलर होता है, इसके बाद रिटेलर होता है और हम ले सकते हैं एजेंट भी होता है। तो दीज आर दी वेरियस middlemen which are involved from the movements of goods from producer to ultimate consumer, यानी जो गुड्स आपका प्रोड्यूसर के पास बन रहा है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक आने के लिए बहुत सारे मिडिलमैन के पास जाता है और मिडिलमैन अपने हिसाब से उसमें कमीशन चार्ज करते हैं, यानी पहले कुछ कमीशन एजेंट चार्ज करेगा, कुछ होलसेलर ले लेगा, उसके बाद कुछ रिटेलर ले लेगा और फाइनली जो कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंचता है वो जनरली उसकी प्राइस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इन सब मिडिलमैन के कमीशन को खत्म करने के लिए एक सोसाइटी बनाई जाती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पे जो भी मेंबर होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, मान लिए 10 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी कंज्यूमर होंगे, क्योंकि वो भी चीजों को कंज्यूम करते हैं। तो उनको क्या है बच्चों, वो गुड्स डायरेक्टली मिल जाता है, बिकॉज दिस सोसाइटी यानी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क ऑन द ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट परचेज करते हैं। यहां पे क्या करते हैं, डायरेक्ट परचेज करते हैं, यानी जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी वो क्या करेगी बच्चों, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बाय करेगी, इन बल्क में खरीदेगी और जो भी इसके मेंबर होंगे उनको ये गुड्स को बेचेगी सस्ते प्राइस पे, यानी कम प्राइस पे। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से जो एजेंट को कमीशन जा रहा था, बीइंग ए कंज्यूमर, अगर हम कंज्यूमर हैं तो वो बच जाता है और कंज्यूमर जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंज्यूमर हैं या जो उसके मेंबर हैं उनको चीजें सस्ती मिल जाती हैं। तो इस टाइप की सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड टू रिमूव और टू एलिमिनेट द कमीशन ऑफ मिडिलमैन फॉर इट्स मेंबर, यानी उसके जो मेंबर हैं उनको सस्ता सामान प्रोवाइड करने के लिए जिस सोसाइटी को बनाया जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरी सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। बिफोर दैट आई वांट टू इरेज ऑल दिस, मैंने इसको यहां से इरेज कर देता हूं और इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी सोसाइटी की। तो सेकंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज व्हाट नेम इज, क्या है इसका नाम है बच्चों इसका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है प्रोड्यूसर वर्ड आ रहा है, तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली फॉर द प्रोड्यूसर, यानी जो भी मेंबर होंगे वो सब कौन होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो इसके जितने भी मेंबर होंगे, मान लिया अगर 50 मेंबर हैं तो 50 मेंबर सबके सब कौन होंगे, सबके सब प्रोड्यूसर होंगे, सबके सब
प्रोड्यूसर होंगे, और प्रोड्यूसर होंगे तो ये चीजों को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, प्रोड्यूसर को जरूरत होती है इनपुट्स की। इनपुट्स मींस रॉ मटेरियल्स की। अब ये रॉ मटेरियल अगर डायरेक्टली खरीदेंगे मार्केट से जाके तो वो मिल जाता है इनको महंगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ली जिसका नाम है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी अब ये क्या करेंगे, अब ये जो इनपुट्स हैं खरीदेंगे डायरेक्टली, यानी यहां पे भी कहीं ना कहीं मिडिलमैन को अवॉइड कर देंगे, और जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट्स हैं, जो प्रोड्यूसर को चाहिए किसी भी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो डायरेक्टली बाय करेंगे, और उससे जो इनके सारे मेंबर हैं, डेट इज 50 मेंबर्स हैं, उन सबका बेनिफिट होगा। यानी वो इनपुट्स या रॉ मटेरियल सारे मेंबर्स जो इस प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं उनको सस्ते दामों में मिल पाएगा। अब ये प्रोड्यूसर सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी दो टाइप की होती है बच्चों। एक तो होती है रॉ मटेरियल के लिए यानी इनपुट्स के लिए, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी टेक्नोलॉजी के लिए, यानी आपकी यहां पे दोनों चीजें प्रोवाइड की जा सकती हैं। पहली इनपुट्स, तो क्या कहलाएगी वो, प्रोड्यूसर इनपुट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरी आपकी टेक्नोलॉजी की बेस पे, यानी अगर आपको प्लांट मशीनरी चाहिए, हैवी मशीनरी, तो यह क्या करेंगे, आप आपस में एक ग्रुप बना लेंगे जिसका नाम है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो प्लांट मशीनरी जो लेंगे वो आपस में अपने मेंबर को सेल करेंगे और थोड़े सस्ते दामों पे करेंगे। तो इससे क्या होगा, उन सबका म्यूचुअल बेनिफिट हो जाएगा और इनका एक कॉमन इंटरेस्ट फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करना होता है। तो हो जाएगा यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी से इनका कॉमन इंटरेस्ट मीट आउट, ठीक है। ये हो गई दूसरी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन, बट बिफोर दैट आई वांट टू इरेज इट। तो और मैंने यहां पे इसको इरेज कर दिया है, और अब हम देखते हैं थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को। थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी बच्चों, उसका नाम है क्या, उसका नाम है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब यहां पे मार्केटिंग, तो मार्केटिंग से मतलब होता है बच्चों सेल करना गुड्स को, क्योंकि आपको पता है अगर एक मार्केटर है तो अगर वो सिंगल है तो वो जब मार्केट में अपने गुड्स को बेचने जाएगा या अपने प्रोडक्ट को बेचने जाएगा तो उसको हो सकता है बहुत सारी दिक्कत आए, वो उसको बेस्ट प्राइस ना मिल पाए अपने प्रोडक्ट के लिए, या वो अच्छी बार्गेनिंग ना कर पाए। तो इसलिए यहां पे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगेन एक सोसाइटी बना लेते हैं। मान ली 50 मार्केटर बन गए, यहां पे 50 मार्केटर एक साथ इकट्ठे हो गए, और इन्होंने एक क्या करा, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब ये मार्केटर क्या करेंगे, ये आपस में मिलके अपने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ले जा सकते हैं, उनके अच्छे बेस्ट प्राइस क्या कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, और अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम यूनाइटेड होके काम करते हैं तो क्या होता है, सबका बेनिफिट होता है। तो यहां पे अगर आपका सिंगल प्रोड्यूसर है मींस मार्केटर है, तो हो सकता है उसको अच्छे प्राइस अपने प्रोडक्ट के लिए ना मिल पाए, बट व्हेन ऑल द मार्केटर जिनके पास गुड्स हैं, जिनके पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर वो मार्केट में बेचना चाहते हैं तो वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और उस अपने प्रोडक्ट को अपने एक साथ सेल करते हैं, सो दैट सारे मार्केटर का एक साथ फायदा हो सके। अब इस मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी भी मिल जाती हैं। किसको फैसिलिटी मिल जाती है, जो भी मार्केटर है या जो भी प्रोड्यूसर है, वो किस फॉर्म में कि इनको फैसिलिटी मिल जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, यानी इनके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यानी मैं कहूं कि आपके प्रोड्यूसर से कहां पे ले जाने के लिए, मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाएगी। इसी तरीके से वेयर हाउस की भी सुविधा मिल सकती है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी सुविधा मिल सकती है। तो ये सारी सुविधा आपको मिल जाती है थ्रू कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी काम करती है जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनके गुड्स को अच्छे प्राइस में सेल करने के लिए और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन बनाने के लिए और एक अच्छी बार्गेनिंग करने के लिए। तो दीज आर दी वेरियस बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी।
सोसाइटी। बट बिफोर दैट आई वांट टू इरेज इट अगेन, तो मैं यहां पे इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसका नाम है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है, क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों लोन, क्योंकि यहां पे जितने भी मेंबर आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं उनका पर्पस है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। तो व्हेन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स विद द पर्पस ऑफ अवेलिंग लोन एट इजी टर्म्स, यानी इजी टर्म्स पे लोन के लिए, यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है 50 लोगों की और ये चाहते हैं इनको इजी टर्म्स पे लोन मिल सके, इजी टर्म्स पर लोन मिल सके, ठीक है, लोन मिल सके। तो वो कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, वो बनाएंगे बच्चों कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यानी एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे इस सोसाइटी के उनको मिल सकेगा लोन। अब ये लोन मिलेगा कैसे, जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी मेंबर, मान लीजिए 50 मेंबर है, तो ये आपस में फंड अरेंज करेंगे। पहले मान लो इन सब लोग आपस में अपना अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे, मान लो सब ने 10-10 लाख रुपए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा दिया, ठीक है, 10-10 लाख रुपए सबने लगा दिया। अब मान लो एक बंदे को लोन की जरूरत है, एक बंदे को लोन की जरूरत है। अब ये लोन वैसे कहां जाता है लेने, वो जाता बैंक्स के पास जाता है या मनी लेंडर के पास जाता। और मनी लेंडर तो भैया आप जानते ही हैं ज्यादा रेट चार्ज करते हैं, और इससे वो क्या होता है, हमारे जो किसान हैं वो क्या हो सकते हैं आपके, ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारे किसान या जो भी बंदे वो हो सकते थे एक्सप्लॉइट। तो उससे बचाने के लिए अपने मेंबर्स को क्या करेंगे, ये लोन प्रोवाइड करेंगे, और इजी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इजी टर्म्स ऑफ लोन भी होंगे, यानी इजी टर्म्स होंगे एज वेल एज इंटरेस्ट भी कम होगा। तो इससे क्या होगा, जो इनका मेंबर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसका नाम है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, वो बहुत से एक्सप्लॉइटेशन से बच जाएगा और उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं जो लोन के फॉर्म में हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगी। तो व्हेन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द कॉमन पर्पस नोन एज लोन और क्रेडिट, तो जिस सोसाइटी को हम बनाते हैं उसका नाम होता है बच्चों कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है बच्चों यहां पे, ठीक है, नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, जिसका नाम है बच्चों कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ठीक है, जस्ट वेट। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, तो अब कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी क्या है, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फार्मिंग सोसाइटी, तो दिस सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, फार्मर के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। सो व्हेन मेनी मेंबर्स which are basically farmer join together and they form a cooperative society for availing the benefit in the forms of farming के फॉर्म में जब उनको बेनिफिट अवेल करने के लिए जो सोसाइटी क्रिएट की जाती है उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब वो बेनिफिट क्या हो सकते हैं, वो बेनिफिट हो सकते हैं बच्चों, फार्मिंग के लिए क्या चाहिए होता है, फार्मिंग के लिए चाहिए होते हैं सर सीड्स, फार्मिंग के लिए चाहिए होता है इरिगेशन, फार्मिंग के लिए चाहिए होता है फर्टिलाइजर, ठीक है, और फार्मिंग के लिए चाहिए होता है बच्चों और भी जो भी चीजें हैं, ठीक है, इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर, तो पेस्टिसाइड मैं कह सकता हूं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, तो ऐसी जो चीजें हैं जो हमारी फार्मिंग में हेल्प करती हैं। तो जब कोई ग्रुप बना लेंगे तो ये अपने मेंबर को ऐसी चीजें जैसे सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड अपने मेंबर को हम इजी अवेलेबल करा पाएंगे, यानी सस्ते दामों पे हम उसको अवेलेबल करा पाएंगे ताकि हमारे किसान भाइयों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो उस टाइप की जो सोसाइटी होती है उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सोसाइटी पे, और नेक्स्ट और द लास्ट सोसाइटी इज कोऑपरेटिव बिजनेस सोसाइटी।
कोऑपरेटिव, यहां पे कर लेते हैं बच्चों हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। तो दिस इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो व्हाट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी? तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटी टू देयर मेंबर्स। यानी जितने भी मेंबर्स हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको एकोमोडेशन देने के लिए, उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटी देने के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है उसको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब ये कैसे काम करती है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? एक प्लॉट ले लेती है, यानी एक बिग प्लॉट ले लेगी और उस बिग प्लॉट पे क्या करेगी? कंस्ट्रक्शन करेगी और जो भी इसके मेंबर होंगे उनको बाद में क्या करेगी? वो रेजिडेंस प्रोवाइड कर देगी। मान लिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर 100 लोग बन गए तो आपस में वो क्या करेंगे? पैसा अरेंज करेंगे और पैसा अरेंज करने के बाद दे विल परचेज ए बिग प्लॉट। वहां पे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करके घर बनवाएंगे और वो घर जो है हमारे जो मेंबर होंगे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको इजी प्राइस पे यानी सस्ते प्राइस पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यानी उनका क्या हो जाएगा? एक कॉमन इंटरेस्ट फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि इन सब का कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होता है बच्चों अपने कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। और किसी भी कॉमन इंटरेस्ट के लिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो यहां पे हाउसिंग की थी, तो हाउसिंग प्रोवाइड करना सबका पर्पस है। सारे मेंबर का पर्पस क्या है? हाउस अपने लिए लेना। तो उनको हाउस मिल जाएगा थ्रू दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दीज आर दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अवेलेबल इन इंडिया। तो आप भी इसके मेंबर बन सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट, जिसमें सबका इंटरेस्ट होता है कॉमन और म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। तो आई एम श्योर ये टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने फाइनल टॉपिक की, और फाइनल टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्योंकि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे हैं और ये हमने लास्ट पढ़ा दिया, और हम पार्टनरशिप भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि क्या अंतर है दोनों के बीच में, दैट इज पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए जानते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर की पे, नंबर ऑफ मेंबर, यानी इन केस ऑफ पार्टनरशिप और इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउ मेनी मेंबर इज रिक्वायर्ड। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मेंबर की, जैसे कि पता है आपको, इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम 2 मेंबर इज रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 मेंबर इज रिक्वायर्ड, और मैक्सिमम मेंबर इन पार्टनरशिप इज 100, यानी 100 जो है मैक्सिमम है और मिनिमम कितने हैं? 2। बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउ मच इज मिनिमम? जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास में, द मिनिमम मेंबर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज 10 एडल्ट मेंबर, यानी 10 कम से कम एडल्ट मेंबर होना चाहिए। और मैक्सिमम कितने होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में? तो मैक्सिमम के लिए बेटा देयर इज नो लिमिट, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कितने भी जुड़ सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्टिंक्ट एज मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड 2, बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज 10, बट मैक्सिमम पार्टनरशिप में 100, बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर इज नो लिमिट, ठीक है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट क्या मिलते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप और इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? यस, तो अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट यहां पे किसको मिलेगा? बेनिफिट होगा बच्चों कन्फाइंड टू पार्टनर्स। जस्ट वेट, कन्फाइंड टू पार्टनर्स, यानी जो बेनिफिट होगा पार्टनरशिप का वो मेंबर ही तक कन्फाइंड होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। क्योंकि जो मेंबर है, जो भी मेंबर बने पार्टनरशिप के, मेंबर मींस पार्टनर जो बने हैं, उन पार्टनर तक ही बेनिफिट वो क्या होगा?
रिस्ट्रिक्टेड होगा, कन्फाइंड होगा। बट अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बेनिफिट होता है वो बच्चों सारे मेंबर के लिए होता है, एज वेल एज सोसाइटी एज ए होल के लिए भी होता है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम कितने भी लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको बताया नो लिमिट होती है। मान लो एक किसी कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोग अगर जुड़ के एक बना लेते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, तो उनके मेंबर का भी भला हो रहा है और कोऑपरेटिव किसकी सोसाइटी का भी भला हो रहा है, यानी जनरल पब्लिक का भी भला हो रहा है। तो यहां पे जो बेनिफिट होता है वो कन्फाइंड नहीं होता सिर्फ मेंबर तक, वो जनरल पब्लिक तक भी जा सकता है। जनरल पब्लिक यानी जनरल पब्लिक को भी फायदा होगा और उसके मेंबर को भी फायदा होगा, यानी बेनिफिट दोनों को ही होगा। अब अगर हम बात करें बिजनेस की, तो क्या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया जाता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई बिजनेस किया जाता है? तो अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो आंसर विल बी यस। तो पार्टनरशिप इज डन टू कैरी आउट ए बिजनेस, यानी उसके लिए एक बिजनेस प्लान होना जरूरी है, जिसको आप कैरी आउट करते हैं। जो भी पार्टनर्स होंगे वो एक बिजनेस को चलाते हुए नजर आएंगे, यानी बिजनेस इज मस्ट। यहां पे क्या है बच्चों, बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, बिजनेस इज मस्ट। बट अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर शुड नॉट बी एनी बिजनेस मॉडल, कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम ही नहीं होता, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए होती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं होती है, बल्कि किस लिए होती है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, यानी कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो जब कॉमन इंटरेस्ट या म्यूचुअल बेनिफिट ही को फुलफिल करना है, तो बच्चों यहां पे कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो बिजनेस इज रिक्वायर्ड, यानी किसी भी टाइप का बिजनेस नहीं है, बस अपने इंटरेस्ट के लिए आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है या किस एक्ट में होता है? तो अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो आप सबको पता ही होगा, पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर दी रजिस्ट्रेशन अंडर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी जो इसका एक्ट है 1932 है। अब यहां पे बात आती है, क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? तो बच्चों यहां पे पार्टनरशिप के केस में देयर इज नो कंपल्जन टू रजिस्टर्ड, यानी यहां पे कंपलसरी नहीं है। यहां पे क्या है बच्चों, रजिस्ट्रेशन आपका पार्टनरशिप के केस में ऑप्शनल है। ऑल्दो इसका एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, वो क्या है, ऑप्शनल है। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो यहां पे होता है बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जिसको हम जानते हैं 1912 से। लेकिन क्या इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन होगा इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, और इट इज मैंडेटरी, यानी यहां पे क्या है बच्चों, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो है मैंडेटरी, यानी कंपलसरी। ठीक है, तो कंपलसरी। तो ऑन दिस क्लास वी कैन क्लासिफाइड, ऑन दिस ऑल पैरामीटर वी कैन क्लासिफाइड पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई एम श्योर कि ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर इन टुडेज क्लास यू हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वेल एज इट्स डीमेरिट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। Till then, take care. Bye.